गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका सिक्योर सक्सेस क्लासेस में। हम लोग जो है पढ़ रहे थे मध्यकालीन बिहार। इसमें हम लोगों ने एक पक्ष को पढ़ रखा है, हमने तुर्क का शासन पढ़ लिया हमने। ठीक है, बिहार में किस तरीके से जो है वो आए और कैसे अधिपत्य किया। ठीक है, उसमें सारे गुलाम वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, आपका लोधी वंश हो गया, सारे वंशों को हमने पढ़ा। ठीक, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो सूर्यवंश को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बिहार के एग्जाम के लिए, बीपीएससी के लिए, बीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, बिहार के लिए अगर कोई भी एग्जाम होता है तो उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना। ठीक है, और इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा जो है हर एक क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो एक या दो क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं बिहार में सूर्यवंश या फिर बिहार में अफगान का शासन। ठीक है, बिहार में सूर्यवंश। ठीक है, बिहार में सूर्यवंश या फिर अफगान शासन। ठीक है, अफगान का शासन। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। टॉपिक यही है। इसमें जब जो है नुहानी वंश की सत्ता खत्म होती है, नुहानी वंश के अल्पवयस्क जो राजा घोषित होते हैं जलाल, उसके संरक्षक होते हैं शेर खान। ठीक है, शेर खान जिनको जो है खान की उपाधि तलवार के एक ही वार से शेर को मारने के क्रम में बहार खान लोधी ने दिया था। किसने दिया था? बहार खान लोधी ने दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि नुहानी वंश की सत्ता जो जलाल के हाथों में है, अल्पवयस्क जो है, धीरे धीरे उस पे इधर यहाँ पे कौन है? मुगल है। ठीक है, यहाँ पे बाबर का राज होता है, चंदेरी का युद्ध होता है, उसमें शेरशाह जो है लड़ने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, शेरशाह लड़ने के लिए भी जाते हैं और बाबर इनके बारे में वक्तव्य भी देते हैं, हुमायूं को समझाते भी हैं कि एक से बच के रहना, वो है शेरशाह। कौन है वो? शेरशाह है। तो शेरशाह से बच के रहना, ये पहले ही बाबर ने हुमायूं को समझाया था, लेकिन जो है वो इन बातों पे गौर नहीं किए और जो है आगे चलते रहे, उनका खामियाजा आगे भुगते और जो है अपनी सत्ता से हाथ धो रही। ठीक है, तो जब जो है जलाल का संरक्षक होता है तो उसी समय अटैक होता है। ठीक है, उसी समय जो है अटैक होता है, तो चंदेरी में जब युद्ध होता है तो उस समय जो है जाते हैं ये लड़ने के लिए, जस्ट अगेंस्ट होंगे। अब ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके ये अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। अगर मैं शेरशाह की बात करूं तो पहले जो है शेरशाह है कौन? शेरशाह है कौन? शेरशाह का जन्म जो है, शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में, 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा। बैजवाड़ा कहाँ पड़ता है? होशियारपुर। होशियारपुर तो जान ही रहे, यूपी का पार्ट। ठीक है, बैजवाड़ा 1472 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? बैजवाड़ा, होशियारपुर। बैजवाड़ा, होशियारपुर। वैसे ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, अगर लोअर में अगर पूछ लिया कि जन्म कहाँ हुआ या कब हुआ, ये पूछा जा सकता है कब हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ तो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए इनका जन्म कहाँ हुआ है। जन्म बैजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था, बट इनकी शिक्षा जो है जौनपुर में हुई थी। शिक्षा दीक्षा इनकी कहाँ हुई थी? तो जौनपुर में हुई थी। जौनपुर में ये नुहानी वंश में ठीक है, नुहानी वंश बहार खां के अंतर्गत ये जो है रहते थे, वहीं पे इनकी जो है शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। उसके बाद जो है
इनके पिताजी हसन खां, इनके पिताजी हसन खां, उनको जो है सहसराम सहसराम पहले बोला जाता था, अब इसको सासाराम बोला जाता है, अब इसको सासाराम बोला जाता है। इनके जागीर को प्राप्त करने में मदद करने के लिए ये पहुंच जाते हैं सासाराम। कौन पहुंच जाते हैं? शेरशाह। अभी शेरशाह एक्चुअली नाम नहीं रहता है, बचपन का नाम जो है इनका फरीद खां होता है, ठीक है, फरीद होता है। और खान की उपाधि इनको जो है मैंने बता ही दिया आपको, बाहर खाने देते हैं, ठीक। उसके बाद जब ये सासाराम पहुंचते हैं तब जो है अपने पिताजी का सहयोग करते हैं जागीर को प्राप्त करने में, सासाराम का जागीरदार बन जाते हैं वो धीरे धीरे। उसके बाद जब ये और आगे बढ़ते हैं, जब नूहानी वंश खत्म हो जाता है, बाहर खान के बाद जो है जब जलाल आते हैं, जलाल के संरक्षक बनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे खत्म होता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि मुगल का विरोध करके ही जो है शेरशाह बना, लेकिन जब चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, तो ये मुगलों की ओर से लड़ता है। कौन लड़ता है? मुगलों की ओर से शेर खान लड़ते हैं। अब नाम चेंज हो गया है, शेर खान हो गया है। जब चंदेरी का युद्ध होता है, जब जो है चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध कब होता है? ये 1528 में। तो मुगल की ओर से लड़ता है, यानी ये बाबर की सेना में भर्ती है, ठीक है, बाबर की सेना में है ये भर्ती। और बाबर इनके लिए क्या बोलते हैं? इनकी जो है युद्ध कौशल को देखते हुए, युद्ध कौशल की प्रवीणता को देखते हुए हुमायूं को समझाते हैं, जो मैंने अभी पीछे चर्चा की। तो सिर्फ इतना ही नहीं, बाबर नहीं बोलते हैं, जो है शेर खां भी जो है मुगलों के लिए बोलते हैं, शेर खां भी मुगलों के लिए बोलते हैं। और ये क्या कहते हैं? शेर खां मुगलों के लिए कहते हैं कि अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया, अगर भाग्य ने हमारी सहायता की, तो मैं मुगलों को एक दिन भारत से खदेड़ दूंगा, मतलब बाहर कर दूंगा। और वही किया, भाग्य ने इनका साथ भी दिया। और जो है इन्होंने बाबर को तो नहीं, लेकिन बाबर के जो है सक्सेसर जो है हुमायूं, इनको खदेड़ दिया। और ये भाग के चले गए हुमायूं कहाँ? ईरान। अभी सारी कहानी आगे बढ़ेंगे तो सब सुनते जाएंगे। तो शेर खान ने जो है चंदेरी के युद्ध के बाद ये वक्तव्य दिया था, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया या मेरी सहायता की, तो एक दिन मैं जो है मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। और इन्होंने ऐसा किया, भाग्य ने साथ भी दिया और इन्होंने ऐसा किया। इन चीजों को आप लोग देखिएगा, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो जाती है, तो अभी तो ये बिहार में ही है, अभी ये सुदृढ़ कर रहे हैं, अपनी सत्ता को स्थापित कर रहे हैं। वहां के बाद, इस युद्ध के बाद जो है ये आगे बढ़ते हैं और जो है बंगाल का शासक अटैक करते हैं, क्योंकि ये स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं इधर, इधर जो है ये अपनी स्थिति सुदृढ़ करते जा रहे हैं। जब ये स्थिति अपनी सुदृढ़ करेंगे, तो जो है सिंपल सीधी बात है कि स्वतंत्र होना चाहेंगे। तो इसको देख करके बंगाल के शासक को नहीं रहा गया, वो भी अटैक करते हैं। तो वो अटैक करते हैं, तो ये जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। तो बंगाल के शासकों को ये हराते हैं, ठीक है, बंगाल के शासकों को ये हराते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है, फिर जो है जब जैसे ही नुसरत शाह को ये हराते हैं, बंगाल का शासक होता है उस समय नुसरत शाह, नुसरत शाह होते हैं। जब ये बंगाल के शासक होते हैं, बंगाल के शासक को हराते हैं नुसरत शाह को, तब ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजरत आला, हजरत आला की उपाधि शेर खान ने कब ली? शेर खान ने हजरत आला की उपाधि कब धारण की? तो जब जो है ये बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराते हैं, तब जो है ये हजरत आला की उपाधि लेते हैं। कब लेते हैं हजरत आला की उपाधि? तो जस्ट उसके बाद 1528 में ये चंदेरी युद्ध लड़ते हैं, उसके बाद
1529 में लेते हैं। नुसरत शाह को कब हराते हैं? 1529 में, ठीक है, हराते हैं और हजरत आला की उपाधि लेते हैं। जब जो है हजरत आला की उपाधि ले लिया, बंगाल को हरा दिया, उसके बाद फिर ये और आगे बढ़ते हैं और जा करके 1532, ठीक है, 1532 की अगर मैं बात करूं, 1532, तो 1532 में होता है दोहरिया का युद्ध। किसका युद्ध होता है? दोहरिया का युद्ध होता है। दोहरिया का युद्ध होता है, ठीक है। दोहरिया का युद्ध किसके किसके बीच होगा? दोहरिया के बीच जो है महमूद लोदी और हुमायूं के बीच होता है। दोहरिया का युद्ध 1532 में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच होता है। किसके किसके बीच? हुमायूं और महमूद लोदी वर्सेस महमूद लोदी, महमूद लोदी, ठीक है, इनके बीच होता है। तो आपको लग रहा होगा कि देखिए एक चीज देखिएगा, 1528 में ये बाबर की सेना में भर्ती है, बाबर की ओर से लड़ रहा है चंदेरी का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध जो है ये बाबर की ओर से लड़ रहा है। अब बाबर का ही सक्सेसर कौन है? ये उत्तराधिकारी हुमायूं है। लेकिन 1532 में जब दोहरिया का युद्ध होता है तो महमूद लोदी की तरफ से लड़ता है, महमूद लोदी का साथ देता है, महमूद लोदी का साथ देता है। और इसमें जो है दोहरिया का युद्ध होने के बाद जब ये चीजें होती है तो इसके बाद फिर एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, एक और फिर बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। वो कौन सी लड़ाई होती है? सूरजगढ़। बीपीएससी एग्जाम के लिए सूरजगढ़ की लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये 1536 ईस्वी में लड़ी जाती है। कहीं कहीं आपको 1534 मिलेगा, कहीं इसकी जो है 1536 मिलेगी। तो यहाँ भी जो है महमूद शाह और जो है लोहानी वंश के द्वारा संयुक्त सेना को हराते हैं। अब देखते जाइए, जैसे अभी यहाँ पे महमूद लोदी का साथ देता है, लेकिन जो है जैसे ही दोहरिया का युद्ध खत्म होता है और ये कहाँ आ जाते हैं? सूरजगढ़। सूरजगढ़ जैसे ही आते हैं, सूरजगढ़ का युद्ध जब होता है, सूरजगढ़ का जब युद्ध होता है कब? 1536 ईस्वी, 1536 में। तब ये क्या करते हैं? महमूद लोदी महमूद लोदी और जो है लोहानी वंश के सरदार, कौन है? लोहानी वंश के, लोहानी वंश के सरदार, इनकी संयुक्त सेना को ये हराते हैं। कौन हरा रहे हैं? अब शेर खां विपक्ष बन गए हैं। देखते ये कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। पहले वो जो है बाबर की सेना में थे, फिर जो है हुमायूं के विरुद्ध हुए और महमूद लोदी का साथ ले लिया, और फिर जो है महमूद लोदी का भी साथ छोड़ते हैं क्योंकि लोहानी वंश के साथ में जुड़ते हैं। और सूरजगढ़, सूरजगढ़ ये कहाँ पड़ता है? ये लखीसराय में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये सूरजगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बिहार के लिए, इसीलिए मैंने इसको डीप में पढ़ने की बात की कि एक एक चीजों को देखेंगे। तो महमूद लोदी और लोहानी वंश के सरदार की संयुक्त सेना को ये पराजित करते हैं शेर खां, ये हार जाते हैं। शेर खां जो है इनको पराजित कर देते हैं। कौन पराजित हो रहा है? महमूद लोदी और लोहानी वंश। अब यहाँ से जो है इनका विजय अभियान शुरू होता है। तो सूरजगढ़ की लड़ाई शेर शाह के लिए या शेर खान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे पूरे पूर्वी भारत में, पूरे पूर्वी भारत में सूरजगढ़ की लड़ाई जीतने के बाद पूर्वी भारत में शेर खान की स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। पूर्वी भारत में शेर खान की स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। शेर खान की स्थिति क्या हो जाती है? बिल्कुल सुदृढ़ हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है। अब ये बार बार देख रहे हैं कि कौन से पक्ष में है, जो जीत रहा है उसी के पक्ष में है। और आज तो ये जो है अकेले जो है हरा दिया है। किनको? महमूद लोदी और लोहानी वंश के जो सरदार होते हैं उनकी संयुक्त सेना को हरा रहे हैं सूरजगढ़। और उसके बाद अपना जो है पूर्वी भारत में पूरा का पूरा स्थायित्व
की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, सुदृढ़ हो जाती है इनकी स्थिति। इनके बाद फिर जो है बंगाल पे अधिकार करते हैं। जब ये चीज़ें खत्म हो जाती है तो फिर ये इसके बाद ही बंगाल पे अधिकार करते हैं। किस पे? बंगाल पे अधिकार कर लेते हैं। कब? 36 में युद्ध होता है और 37-38 में ये बंगाल पे अधिकार कर लेते हैं। बंगाल पर अधिकार कर लेते हैं। कब? 1537 ईस्वी में। ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक चले गए? पूरा आप देखेंगे तो जौनपुर से लेकर के आधे यूपी से लेकर के कहाँ तक चले गए? बंगाल तक। अब इनका साम्राज्य हो गया। इतना दूर तक का एरिया जो है इनके अधीन आ गया। इसी बीच में ये जो है और आगे बढ़ते जाते हैं। जब दोहरिया की लड़ाई लड़ते हैं तो दोहरिया की लड़ाई के बाद जो है ये टोडरमल की जो पद्धति है, जप्ती प्रणाली, जो है राजस्व प्रणाली है, उसका जो है उसको ये अप्लाई करते हैं अपने क्षेत्रों में। ठीक है, कर वसूलने के लिए। और कर को जो है वसूलने के लिए प्री फिक्स करते हैं, यानी कि उपज से पहले ही फिक्स कर देते हैं। और वो किस आधार पे? पहले क्षेत्र का जो है मापन होगा। ठीक है, इसकी माप की जाती थी जमीन की। उसके बाद जमीन के मापन के आधार पे कर फिक्स कर दिया जाता। कर की राशि निश्चित कर दी जाती थी। और पहले क्या होता था? जितना उपजा उसका। तो इसमें क्या होता था? किसान जो है मन से काम नहीं करते थे। बता रहा हूँ इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे किसान जो है मन से काम नहीं करते। अब यहाँ पहले ही फिक्स कर दिया कि इतनी जमीन है, आपको इतना ही कर देना है। तो किसान जो है जिसके पास जितनी जमीन है उसमें और अधिक फसल उपजाने की कोशिश करते थे। क्यों? कि जितना अधिक फसल उपजाएगा वो जो अधिशेष फसल होगा वो किनका होगा? वो किसानों का होगा, वो बच जाएगा किसान। क्योंकि कर तो निश्चित कर दिया है। कर की राशि क्या हो गई है? निश्चित हो गई है। तो इससे भी जो है इनको कर भी पूरा मिलता था। तो स्थिति दूसरे तरीके से आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही थी और इधर से अगर देख जाए तो प्रशासनिक रूप से। ठीक है, क्योंकि क्षेत्र बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि बढ़ते जाएगा। और दूसरी चीजें क्या थी कि ये जो है तकावी ऋण भी देते थे किसानों को। तकावी ऋण भी उपलब्ध कराते थे, यानी फसल बोने के लिए खर्चे चाहिए, सिंचाई के लिए चाहिए, मजदूर लगाने के लिए चाहिए, तो वो भी चीजें दी जाती। तो जिसको जो है किस्त बाय किस्त किसान चुकाते थे। इतना ही नहीं, कर को वसूलने के लिए कोई बिचौलिया नहीं था। डायरेक्ट जो सरकारी कर्मचारी होता था, डायरेक्ट वसूली होती थी सरकारी कर्मचारी के द्वारा। सरकारी कर्मचारी के द्वारा डायरेक्ट वसूली, सीधी वसूली होती थी। लोग खुद ही जाकर के जमा करवा देते थे। तो इससे क्या हुआ? इनका जो है राजकोष बढ़ा और स्थिति मजबूत हुई। सेना अधिक से अधिक सेना की भर्ती की गई, जिनके इनका क्या हो गया? सैन्य बल मजबूत हो गया। सैन्य बल मजबूत हो गया। तो जब इस तरह की चीजें होगी तो ये चीजें होगी। अब मैंने आपको बताया कि इन्होंने बंगाल पे अधिकार कर लिया 1537 ईस्वी में। ये करने के बाद अब जो है आगे और बढ़ता है। जब बढ़ता है, जब देख रहा है कि ये चीजें हो गया, बंगाल पे अधिकार कर लिया, तो दूसरी तरफ कौन है दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ? हुमायूं। दिल्ली की गद्दी पे हुमायूं बैठा हुआ। अब आप भारत का नक्शा देखेंगे और बिहार का नक्शा देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ दिल्ली है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, ये जौनपुर का एरिया है, मान लीजिए ये जौनपुर का एरिया है। यहाँ बंगाल है, ये पूरा बिहार हो गया। ठीक है, ये पूरे एरिए पे कौन राज कर रहा है? शेर खान। अभी इनका नाम चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए मैं शेर खान लिखता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा एरिया पे अधिकार है। अब ये जो है देख रहा है कि मेरा एरिया जा रहा है, क्योंकि ये सारे किसके अंतर्गत, किसके अधीन थे? हुमायूं के अधीन। अब ये इस पे अटैक करने जाते हैं। अब ये इन पे अटैक करने जाते हैं।
जब अटैक इन पे करते हैं, कब? 1539। ये बात हो रही है 1539 ईस्वी की। एक-एक करके हम लोग बढ़ते जाते हैं। 1539 ईस्वी। तो 1539 ईस्वी में होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच में। इसमें हुमायूं की हार होती है। इसमें हुमायूं की हार हो जाती है। इसके बाद ही ये जो शेर खान है, ये चेंज कर लेते हैं, अपना उपाधि ले लेते हैं, शेर शाह कहलाने लगते हैं। शेर शाह की उपाधि ले लेते हैं, अपने अपने आप से शेर शाह की उपाधि धारण करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फरीद या फिर शेर खान ने शेर शाह की उपाधि कब ली? तो चौसा युद्ध के बाद शेर शाह की। कब? 1539 में। लेकिन वहीं पे अगर पूछा जाए कि हजरत आला की उपाधि कब ली, तो हजरत आला की उपाधि लेते हैं नुसरत शाह को हराते हैं तब। यानी बंगाल के शासक नुसरत शाह जो है, उनको जब हराते हैं तो हजरत आला की उपाधि लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। इनको आप देखिएगा, बार बार देख अगर आपको कोई भी चीजें मिस हो रही है तो इसको एक बार नहीं, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, तीसरी बार 3 बार देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीजें फोकस कीजिएगा क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं तो इसी के बाद जैसे ही चौसा युद्ध शुरू होता है और चौसा युद्ध में हारते हैं हुमायूं, उसके बाद उपाधि धारण करते हैं, शेर शाह की उपाधि धारण करने के बाद ये जो है सिक्के चलाते हैं। ठीक है, सिक्के चलवाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सिक्का चलाया जाता है। अभी और भी चीजें आएगी, कब सिक्का चलाया गया, इसके बाद और भी चीजें। जब इसके बाद जो है 1539 में चौसा का युद्ध हो जाता है, उसके बाद जब आते हैं 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध, 1 साल बाद जस्ट बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम की युद्ध की बात करूं या फिर इसी को कहा जाता है कन्नौज का युद्ध, 1540। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी हुमायूं की हार होती है। इसमें भी हुमायूं की हार हो जाती है। ठीक है, हुमायूं के हार होने की यहाँ भी अगर जैसे ही हुमायूं की हार होती है, अभी तक तो जो है चौसा युद्ध तक तो वो दिल्ली के सिंहासन पे बैठा ही था। बट बिलग्राम का युद्ध में जैसे ही हुमायूं की हार होती है तो इनको जो है दिल्ली के सिंहासन पर से क्या किया जाता है? पदच्युत कर दिया जाता है। दिल्ली की सिंहासन छोड़नी पड़ जाती है। दिल्ली के सिंहासन पर से दिल्ली सिंहासन से पदच्युत कर दिया जाता है। ठीक है, पदच्युत कर दिया जाता है। किनको? हुमायूं को। ठीक है, और ये भाग के कहाँ चले जाते हैं? सीधा सीधा ईरान निकलते हैं यहाँ से। हुमायूं कहाँ चला जाता है? ईरान। कहाँ चला जाता है? ईरान। अब जो है 1540 में ये चीजें हो जाती है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर शाह अब जो है दिल्ली के सिंहासन पे बैठता है या नहीं बैठता? दिल्ली इनके कब्जे में हो गया है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1540 में ही ये 10 जून 1540 को आगरा आगरा में 10 जून 1540 ईस्वी को विधिवत अपना राज्याभिषेक कराता है। क्या कराता है? राज्याभिषेक कराता है। राज्याभिषेक करा रहा है और वहां से राज्याभिषेक कराने के बाद फिर वापस आता है पटना, जिसका नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, पटना आता है। पटना आकर के ये दुर्ग का निर्माण करता है। पटना आकर के ये पटना में दुर्ग का निर्माण करता है। पटना शहर की स्थापना करता है और पटना को क्या करता है?
1541 की बात कर रहा हूँ। ये जो बात हो रही है, ये जो है आपका 1541 की बात हो रही है। ये बातें 1540 की थी, ये बातें 1541 की हो रही है। पटना में एक दुर्ग का निर्माण होता है, दुर्ग का निर्माण होता है, पटना शहर को बसाया जाता है, पटना नाम दिया जाता है, ठीक है। और पटना को बिहार की राजधानी बनाया, बिहार की राजधानी घोषित करते हैं, बिहार की राजधानी घोषित करता है, जो अभी आप वर्तमान परिदृश्य में देख रहे हैं। ये किसका बसाया हुआ है पटना? तो ये शेरशाह के द्वारा बसाया गया, शेरशाह के बसाया गया ये पटना है जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसके बाद वापस आने के बाद, ये चीजें करने के बाद फिर ये जाते हैं कहाँ पे? अटैक करने के लिए। अब इनका जो है ना एक्चुअली देखते ही जाइए कि ये अपने जीवन में लड़ते ही रहे हैं, हर एक साल कोई ना कोई युद्ध, कोई ना कोई युद्ध ये लड़ रहे हैं। इनसे इनकी युद्ध कौशल और प्रवीण होती जाती है और हर एक जगह सफलता मिलती जाती है। ये कभी भी हारे नहीं अपने युद्ध। इनका शासन काल बहुत ही कम रहा, लेकिन जितना ही रहा उसमें ये कभी भी युद्ध हारे नहीं। शेरशाह ने कभी मौकी नहीं खाई, किसी भी युद्ध में नहीं खाई। आप देखेंगे इनको। तो इनके बाद ये पहुंचते हैं मालवा। ठीक इसके बाद 1541 में ये करते हैं और 1543 में ये पहुंचते हैं मालवा पे अटैक करने के लिए। कहाँ पहुंचते हैं? मालवा, ठीक है। मालवा को जीतते हैं। यहाँ का शासक कौन होता है? यहाँ का शासक कौन होता है? यहाँ का शासक होता है आपका मालदेव, ठीक है। यहाँ का शासक कौन होता है? मालदेव। मालदेव को हराते हैं, ठीक है। मालदेव यहाँ का शासक होता है और यहीं से वापस आने लगते हैं। जब जब यहीं से वापस आने लगते हैं तो रणथंभौर रास्ते में पड़ जाता है। कहता है इसे भी निपटा के ही चलो, ठीक है। रणथंभौर, रणथंभौर को भी जीतते हुए ये वापस आ जाते हैं, ठीक है। रणथंभौर पे भी अधिकार हो गया, किस पे? मालवा पे भी अधिकार हो गया, रणथंभौर पे भी आ गया। तो ध्यान रखिएगा, पहले मालवा पे अधिकार करता है, फिर रणथंभौर पे करता है। ये वापस आने के क्रम में करता है। मालवा पे अधिकार करने के बाद, मालदेव को हराने के बाद, पराजित करने के बाद, ये जब वापस आने लगते हैं तो रणथंभौर पे भी अधिकार करके चले आते हैं। इनके बाद होता है रायसीन पे अधिकार, ठीक है। कहाँ आक्रमण होता है? रायसीन पे। और ये रायसीन पे कब हो रहा है? रायसीन पे भी 1543 ईस्वी, ठीक। सब इसी में हो रहा है, सब इसी में हो रहा है। सॉरी, ये 1543 नहीं, ये 1542 है। 1543 ईस्वी में रायसीन पे आक्रमण करता है, रायसीन पर आक्रमण करता है। 1543 में ये रायसीन पे आक्रमण करता है। रायसीन में आक्रमण करता है तो यहाँ पे जो है शासक होता है पूरनमल। कौन शासक होता है? पूरनमल शासक होता है। यहाँ पे शासक कौन होता है? पूरनमल, पूरनमल। इनकी हत्या कर दी जाती है, पूरनमल की हत्या कर देते हैं और यही सबसे खतरनाक होता है। पूरनमल की हत्या जो है ना, ये छलावे के द्वारा की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूरनमल की जो हत्या होती है छलावे के द्वारा होती है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों। तो जैसे ही पूरनमल की हत्या होती है तो ये यहाँ की राजपूत स्त्रियां, पूरनमल कौन है? राजपूत राजा है, वो राजपूत शासक है। उनकी हत्या होने के बाद राजपूत स्त्रियां क्या करती है? यहीं पे जौहर करती है, ठीक है, जौहर करती है। तो शेरशाह का कौन सा युद्ध लड़ा गया जहाँ पे जो है स्त्रियां जौहर की, राजपूत स्त्रियां? तो वो होता है कौन सा लड़ाई? रायसीन पर जब आक्रमण होता है। इसमें पूरनमल की हत्या के बाद स्त्रियां जौहर करती है। अब ये बात होगी 1543 की। फिर 1544 में ये अटैक करते हैं मारवाड़ पे। 1544 ईस्वी में ये मारवाड़ पे आक्रमण करते हैं, मारवाड़ पे। जब मारवाड़ पे आक्रमण करते हैं तो यहाँ ये लगभग युद्ध हार चुके होते हैं। शेरशाह जो है लगभग युद्ध हार चुके होते हैं, लेकिन उसमें भी फिर विजयी होता है, भाग्य खुलता है और विजयी हो जाता है। इसमें बहुत सारी घटनाएं होती है।
अफवाह फैला दिया जाता है। ठीक है, अफवाह फैलाने, यहाँ भी जो है ये छल से जीत जाते हैं, चालाकी से, बुद्धिमत्ता से अपनी। ठीक है, अपने बुद्धि का उपयोग करके छलावा करते हैं और यहाँ पे भी ये जीत जाते हैं। जब ये जीतते हैं तो इसमें जो है, जब जीतने के बाद ये कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरा के लिए हम अपने पूरे हिंदुस्तान को खो देते। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, मारवाड़ पे अटैक। इन्होंने अपने को माना। शेर शाह ने, इस सेंटेंस को बोलते ही ये पता चलता है कि शेर शाह ने अपनी गलती महसूस की, भले वो जीत गया। ठीक है, एक होता है कि भाग्य साथ दे दिया, जीत गया, लेकिन उसके बाद, जीतने के बाद इन्होंने ये अपना जो है स्टेटमेंट दिया, अपना ये कथन दिया। इन्होंने बोला कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ये हार चुके थे। अगर वहां हार जाते तो पूरा हिंदुस्तान चला जाता, जो इनके पास था, दिल्ली की गद्दी थी इनके पास। तो मारवाड़ का विजय में ही ये बोला था। क्या बोला था? मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग पूरा हिंदुस्तान खो चुका था। ये पूछा जाएगा कि ये किस जो है युद्ध के बाद शेर शाह ने ये कथन कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरा के लिए पूरा हिंदुस्तान खो चुका हूँ। तो ये खो चुका था लगभग, तो ये मारवाड़ युद्ध के बाद बोला था। तो इनकी जो है हर एक साल कोई ना कोई नई चीजें आती है। इतने कुशल शासक रहे, इतने कुशल प्रशासक रहे, इतने कुशल योद्धा थे ये, एक भी युद्ध हारा नहीं, सबको जीते चला गया, जहाँ किस्मत थी वहां भी। इसके बाद जो है 1545 देखते हैं, 1545 जब इसकी अंतिम लड़ाई होती है। 1545 में इनकी अंतिम लड़ाई होती है कीरत सिंह के साथ। किनके साथ? कीरत सिंह के साथ। ठीक, इसको बोलते हैं कालिंजर की युद्ध। इनको बोलते हैं कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध। कालिंजर के किले पे ये अटैक करने के लिए गए हुए थे 1545 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ का राजा उस समय कौन था? कीरत सिंह थे। कौन थे? कीरत सिंह। यहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन विजयी हो गए थे, उसके बाद मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। युद्ध में मृत्यु भी हुई, लेकिन विजय होने के बाद। ऐसा कैसे संभव हुआ? इनको देखते हैं ये भाग्य के बड़े जो है धनी थे, तभी तो इनके जीवन में एक भी युद्ध हारने का जो है वो नहीं लगा। एक भी युद्ध हारे, ये हारे ही नहीं कभी। जब जो है ये उक्का नामक अस्त्र चला रहे थे, उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे थे। ये क्या था? आग्नेयास्त्र। उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, तो किले की दीवार से टकराकर एक गोला जो है बारूद की ढेर पे गिर गया। ठीक है, उसमें विस्फोट होने से ये घायल हो गए। उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई। 1545 ईस्वी में कालिंजर पे अटैक कर रहे थे, उसी में उस समय राजा कीरत सिंह थे, उक्का नामक आग्नेयास्त्र खुद चला रहे थे, और जो है किले की दीवार इतनी मजबूत थी, उससे जब गोला वापस आया तो बगल में बारूद की ढेर रखी हुई थी, उस पे पड़ा और वहां से विस्फोट जो हुआ उसमें ये घायल हो गए और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, लेकिन जो है कालिंजर का किला ये जीत चुके थे। ठीक है, ये हुआ यहाँ तक। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम शाह जो है, इनके कौन होते हैं? सक्सेसर होते हैं। कौन होते हैं? सक्सेसर होते हैं इस्लाम शाह। इनके अगर मैं देखूं तो कितना रहा? 1540। अगर मैं बात करूं 1540 से कार्यकाल कितना रहा? 1545। क्योंकि 1540 में ही बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जीतता है। उसके बाद दिल्ली की गद्दी इनके कब्जे में होती है। 1545 में इनके कालिंजर के युद्ध में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो 5 साल इनका कार्यकाल रहा, लेकिन इन 5 साल में इन्होंने जो कार्य किए वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। इन्होंने सिर्फ निरंकुश शासन ही नहीं, बल्कि जो है इन्होंने लोकहित शासन चलाया। जनता के लिए जो है इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत सारा काम किया।
इन्होंने जो है सबसे प्रमुख काम देखें, अगर संचार का काम देखें, इन्होंने, जिनको आप आज जीटी रोड जानते हैं, ठीक है, जीटी रोड के नाम से प्रसिद्ध है, वो उत्तरापद था कवि। मगध के काल में वो उत्तरापद कहलाता था, उत्तरापद कहलाता था, जो कहां से कहां तक जाती थी, ढाका से लेकर के काबुल तक जाती थी, काबुल तक जाती थी उस समय। इनका इन्होंने पुनर्निर्माण कराया, उत्तरापद का पुनर्निर्माण कराया, ठीक है। और हर एक एक कोष पे, हर एक एक कोष पे, प्रत्येक कोष पे, प्रत्येक कोष पे सराय का निर्माण कराया। किनका निर्माण कराया? तो सराय का निर्माण कराया, सराय निर्माण करवाया। इनसे क्या हो जाता था? संचार व्यवस्था और सुदृढ़ हो लोग सुरक्षित हो गए, क्योंकि इस सराय पे सैनिक भी होते थे, सुरक्षा भी होती थी। अब हर एक कोष पे है तो तेजी भी हो रही है। कोई भी सैनिक अगर संवाद को पहुंचा करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो दूसरा सैनिक वहां से आगे बढ़ गया, उससे आगे तीसरा बढ़ गया, तो इससे क्या होती थी? द्रुत गति से संचार गतिविधियां होती थी ठीक है। ये तो इनका देख रहे हैं कि संचार व्यवस्था में इनका योगदान, और जो है ग्रैंड ट्रंक रूट, यही बाद में ग्रैंड ट्रंक रूट बनता है। आजकल जो है दो जो है एनएच में बट गया है, ठीक है। इसके बाद अगर देखते हैं तो इनका और क्या क्या कार्य होता है। अगर न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो न्यायिक व्यवस्था भी इनकी बहुत ज्यादा सुदृढ़ थी, ठीक है। एक तो खुद का ही था सबसे ऊपर, प्रांतीय स्तर पे अलग होता था, जिला स्तर पे अलग होता था, ठीक है, सरगना स्तर पे अलग और ग्रामीण स्तर पे अलग। इनको भी इन्होंने सुदृढ़ किया। प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया। त्रिस्तरीय इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था थी इनकी, प्रशासनिक व्यवस्था थी। जब अगला क्लास होगा तो जो है इनको हम देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था कैसे। और स्थापत्य कला की अगर बात करें, स्थापत्य कला को आगे ले लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन जो बनता है उसको देख लेते हैं। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला की अगर बात करें तो सबसे पहले ये अपने जो है जीवन काल में ही, शेर शाह का मकबरा का नाम सुना होगा, तो शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही इनका निर्माण करवाया, इनका निर्माण कराते हैं, ठीक है। इनके कौन होते हैं? मुख्य शिल्पकार बोल सकते हैं या फिर जो है वास्तुकार, तो मीर महमूद अलीवाल खां कौन होते हैं? मुख्य वास्तुकार जो होते हैं। अगर मैं बोलूं शेर शाह का मकबरा, ठीक है, 1 मिनट, ये खुल जा रहा है, शेर शाह का मकबरा, बनवाया किसने? तो प्रारंभ तो खुद करवाया था शेर शाह ने, प्रारंभ तो स्वयं किया था बनवाना, ठीक है। प्रारंभ अगर मैं स्वयं लिख दूं, ठीक है। मुख्य वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार कौन थे? तो मीर महमूद अलवाल खां, अलवाल, इन्होंने ही डिजाइन तैयार किया था। इनको पूरा किसने करवाया? तो शेर शाह के उत्तराधिकारी जो थे इस्लाम शाह, इस्लाम शाह ने पूरा करवाया, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अब अगर स्थापत्य कला को और देखें तो उनमें क्या क्या खूबियां थी। तो ये अष्टकोणीय बना है। ये कैसा बना है? अष्टकोणी, अष्टकोणी बना है। ये कृत्रिम झील के बीचों बीच है, कृत्रिम झील का निर्माण कराया गया था, उसके बीचों बीच बनवाया गया है कृत्रिम झील
के बीच में है, ठीक है, कृत्रिम झील के बीच में है। और क्या क्या खूबियां हैं, तो इनके बारे में एक प्रमुख इतिहासकार आप जान रहे हैं, कनिंघम साहब। कनिंघम साहब ने ताजमहल का दूसरा रूप कहा है इन्हें, ठीक है। कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के बाद जो है दूसरा ये मकबरा है जो अति सुंदर है, ठीक है। ये किसने कहा, ये कनिंघम महोदय ने कहा है। इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ से करने के बाद आपको भू राजस्व प्रणाली बता ही दिया। और बिलग्राम की लड़ाई जब होती है 1540 ईस्वी में, तो उसके बाद ये सिक्के चलाते हैं, ठीक है। मुद्रा की अगर बात करूं, बिलग्राम की लड़ाई के बाद या कन्नौज की लड़ाई के बाद, तो ये सिक्के चलाते हैं, ठीक है। अपने नाम का सिक्का चलवाते हैं, जिसमें जो है 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाते हैं, चांदी का रुपया चलाते हैं। यही रुपया जो है अभी भी चल रहा है, बट रुपया चांदी की जगह पर जो है गिल्लेट और पता नहीं कौन कौन से उसमें जो है धातु मिलाए जा रहे हैं अभी, ठीक है। ये सारी चीजें चल रही है। वहीं पे तांबे का जो है दाम चलाया गया, ठीक है। तो वो तांबे का जो दाम था वो 380 ग्रेन का, ठीक है। 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया गया था, ठीक है। तांबे का दाम चलाया गया। ये दो जो है मुद्रा चलती थी इनके शासनकाल में। और ये कब शुरू हुआ चलाना, तो 1540 ईस्वी के बाद, 1540 यानी बिलग्राम के बाद, बिलग्राम युद्ध के बाद, ठीक है। बिलग्राम युद्ध के बाद इन्होंने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, ठीक है। इन्होंने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था इसी के बाद। इसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद इस्लाम शाह गद्दी पे बैठते हैं 1545 ईस्वी में, और 1553 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। जब तक वो रहते हैं तब तक इनकी स्थिति सुदृढ़ होती है। बट इनके जाने के बाद, इस्लाम शाह के जाने के बाद, जब फिरोज शाह जो है गद्दी पे बैठते हैं, इनके सक्सेसर अगर देखें तो शेर शाह के बाद आते हैं इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के बाद, इस्लाम शाह का जो है 1545 से 53 तक ये रहते हैं। 53 के बाद आते हैं फिरोज शाह। ये फिरोज शाह तुगलक मत समझ लीजिएगा, ठीक है। एफएसटी मत समझिएगा, ये इनके वंशज हैं। ये 53 से 55 तक रहते हैं, ठीक है। 1553 से 1555 तक रहते हैं फिरोज शाह, ठीक। अब फिरोज शाह जब आते हैं तो फिर जो है इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाती है, यानी अफगानों की स्थिति बुरी हो जाती है। अफगानों की स्थिति कमजोर हो जाती है। और यहीं पे फिर एंटर करते हैं हुमायूं महोदय, जो भाग गए थे शेरशाह के डर से। फिर ये आते हैं, ठीक है। और इन पे अटैक करके दिल्ली की गद्दी को अपना बनाते हैं, दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं, दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि ये अफगानों का शासन इधर चल रहा है, लेकिन हुमायूं दिल्ली पे तो बैठ गया, बट बिहार पे शासन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो अफगानों का शासन चल ही रहा है। हाँ, इनकी स्थिति जो है कमजोर होती है, तो ये जो है देखा जाए तो दिल्ली की गद्दी पे हुमायूं विराजमान हो जाते हैं उधर से अटैक करते हुए, लेकिन बिहार नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी भी। बिहार कौन पहुंचता है, इनके जो है उत्तराधिकारी जो होते हैं, कौन, अकबर, ठीक है। अकबर फिर जो है मुगलिया परचम के अंतर्गत बिहार को लाते हैं। मुगल सल्तनत के अंदर कौन लाते हैं, अकबर जो है बिहार को अंदर में लाते हैं। कब, 1576 ईस्वी में। यानी शेर शाह ने कितने दिनों में छीना, आप देखते जाइए कितने दिनों में छीना। अगर देखा जाए तो 30-32, ये 28 से इनका युद्ध स्टार्ट होता है। वो भी मुगल का ही साथ देते हैं चंदेरी के युद्ध में।
उसके बाद जो है ये महमूद लोदी का साथ देते हैं, फिर उनके विरुद्ध खड़ा होते हैं, ठीक? तो मान के चलिए सूरजगढ़ का युद्ध जब स्टार्ट होता है तब इनका जो है अटैक स्टार्ट होता है अपना पर्सनल, ठीक है? जो अपने लिए लड़ाई कर रहे हैं ये सूरजगढ़ से। और सूरजगढ़ कब होता है? आपका 36 में, यही है ना? उसके बाद जो है 36 से 40 4 साल के अंतर्गत जो है हुमायूं को दिल्ली की गद्दी पर से उतार देते हैं। लेकिन बिहार पे कब्जा करने के लिए जो इनके अंदर में था, हुमायूं तो नहीं कर पाते हैं। अगर पूरे मुगल सल्तनत की बात करूं तो हुमायूं जब जो है यहाँ 1555 में गद्दी पे बैठते हैं दिल्ली पे, ठीक है? 1555 में जब गद्दी पे बैठते हैं, उसके बाद अकबर जब आते हैं तो 1576 में फिर ये गद्दी पे आते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। बिहार को जो है कब मिलाते हैं अकबर? 1576 ईस्वी में। क्योंकि इसके बाद 1556 में तो जैसे 1555 में बैठते हैं, फिर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 में जो है ये खुद ही जो है अकबर बन जाता है, ठीक? तो इनको जो है 20 साल लगते हैं प्रॉपर बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक? फिर मिलते हैं। अब जो अगली क्लास होगी वो मुगल सल्तनत और बिहार होगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।